प्रिय भाई बहनों, सुप्रभात। आज हम आपके लिए कक्षा 10 भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन का तीसरा वीडियो जारी कर रहे हैं, जिसमें आप सभी आज भारत में वनों के ह्रास के कारण, वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं, वन उपनिवेश नीति, वन संरक्षण के प्रयास और वनों पर आधारित उद्योग, इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत प्राचीन काल से ही वृक्षों के प्रति, वनों के प्रति प्रेमी देश रहा है। यहाँ के लोग वृक्षों को और पुत्र के समान उसका पोषण करते थे, उसको रोपित करने के साथ साथ उसका रक्षण भी करते थे। परंतु ऐसा कालांतर में समय बीतने के साथ साथ कुछ मानवीय प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ, पश्चिमी सभ्यता का कुछ अधिक जो है प्रभाव पड़ा। इस कारण से आधुनिकता के इस दौर में हम वनों का संरक्षण भूल गए। और भी अनेक ऐसे कारण हैं जिन कारणों पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहला, वनों के ह्रास के कारण पहला जो हम अपने समझ से जो जानते हैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो किताबों में भी मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि। भैया बहन, हम सभी जानते हैं जो अपना देश है यह जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के दूसरे नंबर के स्थान पर है। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 7वां स्थान है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ बहुत अधिक है। इस नाते से कृषि योग्य भूमि के विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए, औषधियों के लिए, ईंधन के रूप में, सड़कों रेलों के विकास के लिए, अनेक प्रकार के और आधुनिकता पूर्ण विकास के लिए हम सभी वनों को काट करके कृषि योग्य भूमि का विकास किए। हम सभी ईंधन के लिए, जनसंख्या के भरण पोषण के लिए, ईंधन के लिए हम लकड़ी का प्रयोग किए। ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण आज वनों का संकट उत्पन्न हो गया है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व 33% से अधिक वन के क्षेत्रफल थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में वनों का क्षेत्रफल लगातार घटता चला गया। लगभग और 1951 से लेकर के 1980 के बीच लगभग 4 लाख वर्ग क्षेत्रफल वनों का प्रतिशत घटा। इसके बाद में 1991 तक भी वनों का लगातार प्रतिशत घटा। इसके पश्चात जब अधिक संकट उत्पन्न हुआ तो वन संरक्षण के प्रयास जारी हुए। इसके पूर्व हम सभी जानते, उस पर अभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले कारणों पर चर्चा करते हैं। कारणों पर चर्चा: जनसंख्या वृद्धि, दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा कृषि का विस्तार, चौथा रेलों और सड़कों का विकास, पांचवा झूमिंग कृषि, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। छठा ईंधन का उपयोग, और 7वां प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, भूकंप,
भूस्खलन, ज्वालामुखी, दावाग्नि, इसको दावाग्नि आदि। वह बहनों, जनसंख्या वृद्धि ये पहला कारण है। जनसंख्या के भरण पोषण के लिए हमें कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना पड़ा। कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए हम वनों को काट करके और वहां के कृषि कार्य प्रारंभ किए, जिसके कारण वनों का विनाश हुआ। उद्योगों के विकास के लिए, आगे चल करके उद्योगों के विकास के लिए हमने औद्योगिकरण प्रारंभ किया। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में हम वनों का नाश करके, वनों को काट करके वहां उद्योगों की स्थापना किए। अनेक ऐसे उद्योग स्थापित हुए, जैसे कागज उद्योग, खेल के उपकरण उद्योग, अन्य ऐसे अनेक प्रकार के उद्योग जो वनों पर आधारित हैं। तो उनसे भी वनों का विनाश, वनों को काट करके और हम उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग किए। माचिस उद्योग भी उसी में आता है। रेलों और सड़कों के विकास के लिए भी हमने अंग्रेजों के समय में रेल का यहाँ विकास हुआ 1853 ईस्वी में। उस समय पत्थर की पटरियां नहीं हुआ करती थी। साखू और सागौन के बड़े बड़े वृक्ष को काट करके और उस पर पटरियों का निर्माण किया गया, रेलवे लाइन बिछाई गई। उस समय हमने और वनों का विनाश किया, वनों को काट करके रास्ता हम लोगों ने बनाया। सड़कों के विकास में भी सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है, ये जाल बिछाने के लिए हमने वनों को काट करके और सड़क का निर्माण किया। झूमिंग कृषि, जैसा कि जानते हैं, झूमिंग कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ऐसे जनजातियां पाई जाती हैं जो कृषि में खादों का उपयोग नहीं करती हैं, बंजर भूमि को उपजाऊ बना करके कृषि नहीं करती हैं, बल्कि जो वन क्षेत्र की उपजाऊ भूमि है उस वन क्षेत्र को काट करके वहां पर कृषि करते हैं। और कृषि करने के पश्चात जब वहां की भूमि अनुउर्वर हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, तो दूसरे क्षेत्र के वनों को काट करके वहां पर कृषि करते हैं। तो इस प्रकार से और वनों का विनाश हम मानव ने किया। ईंधन के उपयोग में भी हमने उसकी सूखी टहनियों का, उसके पत्तों का उपयोग हमने नहीं किया। प्राचीन काल में सूखी टहनियों और पत्तों का उपयोग करके ईंधन का जो है काम किया जाता था, चूल्हा चौका का काम किया जाता था। परंतु आज हम लकड़ियों को काट करके, वनों को काट करके और लकड़ियां स्टोर कर ले रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से और वनों का विनाश हुआ। प्राकृतिक कारण ऐसे भी हैं, जैसे बाढ़ हुआ, भूकंप हुआ, भूस्खलन हुआ, ज्वालामुखी हुआ, दावाग्नि हुआ। इन कारणों से भी कहीं न कहीं वनों का विनाश प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वनों के विनाश से उत्पन्न समस्याओं पर। वनों के विनाश से उत्पन्न अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। पहला, पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा, वर्षा में कमी। चौथा, बाढ़। पांचवा, सूखा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के वायु प्रदूषण ही नहीं है, वनों के विनाश के कारण पर्यावरण में रेडियोधर्मी प्रदूषण, पर्यावरण में भूमि प्रदूषण, पर्यावरण में जल प्रदूषण, पर्यावरण में वायु प्रदूषण आदि अनेक ऐसे प्रदूषण उत्पन्न हुए। ध्वनि प्रदूषण भी कहीं न कहीं वनों के ह्रास से ही उत्पन्न एक समस्या है, क्योंकि ध्वनि को भी पेड़ पौधे अपने में अवशोषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ऐसे जितने भी हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं उनको भी वन अवशोषित करते हैं और हमको प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो वनों के ह्रास से ये पर्यावरण प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या आज के इस वर्तमान परिदृश्य में खड़ी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, हम सभी जानते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण
अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोजन के संयोजन से ओजोन परत के नीचे एक मोटी परत इनकी बन गई है, जिससे पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली प्रकाश और किरणें अंदर आ जाती हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के वो बाहर नहीं जा पाती हैं। अर्थात पृथ्वी का उष्मा बजट संतुलित नहीं हो पाता है। पृथ्वी का उष्मा बजट अर्थात पृथ्वी जो दिन में ऊर्जा, जो तापमान, जो प्रकाश ग्रहण करती है और रात में विकिरण द्वारा खो देती है, तो इसी को पृथ्वी का उष्मा बजट कहते हैं। पृथ्वी का उष्मा बजट असंतुलित होने के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। लगातार तापमान बढ़ने के कारण वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्षा में कमी, भैया बहनों, वर्षा हमने इसके पहले वीडियो में बताया है कि वन वर्षा में सहायक होते हैं। वनों के ह्रास के कारण वर्षा में कमी आई है। ये बादलों को रोक करके, बादलों को गति प्रदान करके और स्थलीय भागों में वर्षा कराते हैं। वनों के ह्रास से अनिश्चित वर्षा की समस्या उत्पन्न हुई है। कहीं अधिक वर्षा हो जाती है, कहीं कम वर्षा होती है, कहीं बिल्कुल वर्षा नहीं होती। जहां अधिक वर्षा होती है वहां बाढ़ जैसी समस्या, जहां वर्षा नहीं होती है वहां सूखा जैसी समस्या आदि ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए ऐसे और भी अनेक समस्याएं हैं जो वनों के ह्रास से उत्पन्न हुई हैं, जिसको हम अगर अध्ययन करेंगे, अगर उस पर हम विचार करेंगे तो हमारे सामने वह प्रस्तुत होंगी। तो ये कुछ समस्याएं थीं, इनको हमने आपको बताने का प्रयास किया। आगे वन उपनिवेश नीति। वन उपनिवेश नीति, भैया बहनों, हम सभी जानते हैं अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया। हम अपना इस देश को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया। उस समय जो वन नीति बनाई उसमें वो त्रुटिपूर्ण थी। उसमें उन्होंने भारतीय लोगों के लिए बाड़ाबंदी का काम किया और वनों की इमारती लकड़ियों को काट करके और विदेशों में बेचा। घास के मैदानों को भी अवरुद्ध किया। घास के मैदानों का उपयोग उन्होंने कृषि के रूप में किया। चारागाह बंद कर दिया। तो ऐसे अनेक कार्य किए। कुछ अपने स्वार्थों के लिए उन्होंने 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय वन अनुसंधान आयोग की भी स्थापना किया था, जो FRI के नाम से देहरादून में स्थित है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये देहरादून में आज भी है और वो अपने उद्देश्य के लिए उन्होंने उसको स्थापित किया था, परंतु स्वतंत्रता के बाद वन क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। तो ऐसे अनेक कार्य प्रारंभ किए, जैसे इमारती लकड़ियों को लगाने का काम, इमारती वृक्षों को लगाने का काम, वन संरक्षण के द्वारा, वन संवर्धन के द्वारा उन्होंने इमारती लकड़ियां जैसे सागौन, साखू आदि के वृक्षों को लगाया पर्याप्त मात्रा में और उनकी लकड़ियों को काट करके कालांतर में उसको बेचा। तो इस प्रकार से औद्योगिक वानिकी का प्रारंभ उन्होंने किया। तो उनकी जो नीतियां थी वनों के लिए, वनों के विकास के लिए, वो दोषपूर्ण थी, त्रुटिपूर्ण थी। वो केवल वनों को एक आर्थिक उपयोग का साधन मात्र मानते थे, जबकि हमारी परंपरा वनों के प्रति दूसरी है। हम सभी जानते हैं, हम सभी समझते हैं कि पेड़ों में जीवन ही नहीं, ईश्वर का वास होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, नीम के पेड़ की पूजा, ऐसे अनेक देवताओं से जोड़ करके हम उसकी पूजा करते थे, उसका संवर्धन करते थे, उसका रक्षण करते थे। तो यह प्रक्रिया अंग्रेजों ने इसको समाप्त किया। इन सब वृक्षों, फलदार वृक्षों और अनेक प्रकार के वृक्षों को काट करके उन्होंने और सागौन और साखू आदि ऐसे इमारती वृक्षों का उन्होंने रोपण किया और उसको कालांतर में काट करके और उससे अधिक से अधिक रुपया धन कमाया। तो इस प्रकार से उपनिवेश काल में भी वन नीति हमारी ठीक नहीं थी, जिसके कारण लगातार वनों में ह्रास होता गया। इसके पश्चात आइए वन संरक्षण के प्रयास। भैया बहन, स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ। देश की आजादी के बाद वनों के संरक्षण पर प्रयास किया गया। सन 1950 ईस्वी में और भारत के तत्कालीन पर्यावरण मंत्री KM मुंशी ने वन महोत्सव का कार्यक्रम आरंभ किया
वन महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पर्यावरण सप्ताह के रूप में मनाने का काम किया, आह्वान किया लोगों से, और सरकारी ऑफिसों में, सरकारी कार्यालयों के माध्यम से जगह जगह एक सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पेड़ पौधे वृक्षों का रोपण किया जाने लगा। अनेक एनजीओ के माध्यम से, अनेक प्राइवेट संगठनों के माध्यम से, अनेक स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद, अनेक ऐसे संगठनों के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ हुआ और भारत में वनों का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो आज भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पर्यावरण सप्ताह के रूप में भारत सरकार इसको मनाती है। पर्यावरण संवर्धन के लिए, वन के संवर्धन के लिए, वन के विकास के लिए यह कार्यक्रम अभी भी चलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसे 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पर्यावरण पखवाड़ा के रूप में मनाता है, जिसके अंतर्गत जगह जगह वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो वन महोत्सव के कार्यक्रम, और उसके बाद विश्व स्तर पर 5 जून को पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण के संतुलन, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, और 5 जून को अधिक से अधिक मात्रा में विश्व स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। इसके बाद 1965 ईस्वी में वन आयोग की स्थापना की जाती है। भारत सरकार 1965 ईस्वी में वन आयोग की स्थापना करती है, जिसके अंतर्गत और देश में वनों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जैसा कि अभी 1997 में जो आंकड़ा एकत्रित किया गया था, वो भारत में 21.54% क्षेत्रफल पर वन था, परंतु 2017 में जो आंकड़ा वन आयोग ने एकत्रित किया, उसके अनुसार भारत में 24.40% क्षेत्रफल पर वनों का विकास हो चुका है। अर्थात वनों के विकास में और 10 से 15 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। यह सब वन महोत्सव, वन पखवाड़ा, पर्यावरण पखवाड़ा, ऐसे अनेक सभी स्वयंसेवी संगठन, सभी राष्ट्रीय प्राइवेट और सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयास के द्वारा, जन जागरण के द्वारा, जनता के सहयोग के द्वारा ऐसा काम हो पाया है। तो वर्तमान में 8,07,266 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है, ये हम सभी जानते हैं। इसके पश्चात भारत सरकार ने जो आगे का काम किया, वह अनेक प्रकार के ऐसे वन आयोग के माध्यम से और राष्ट्रीय वन अनुसंधान जो FRI अपना देहरादून में है, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने 1906 ईस्वी में किया था, उसमें संशोधन करके और वन नीति जो 1952 ईस्वी में वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना, और 1952 ईस्वी में एक नीति बनी, राष्ट्रीय वन नीति। उसमें 1988 ईस्वी में संशोधन भी हुआ और उसमें राष्ट्रीय वन अनुसंधान जो अंग्रेजों ने 1906 ईस्वी में देहरादून में स्थापित किया, उसके सहयोग से और वनों को विस्तारित करने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत यह तय किया गया कि देश में 33% भूभाग पर वनों का विस्तार कर लेना है। साथ ही इसके लिए हमें जो खाली भूमि है, हमें जो परती भूमि है, निम्नीकृत भूमि है, उन पर वनों का रोपण करना, उन पर वृक्षारोपण करना है, जन जागरण करना है वृक्षारोपण के लिए। तो ये सारे कार्यक्रम भारत सरकार ने और राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में जो तैयार की थी, उसके द्वारा 1988 ईस्वी में जो संशोधन किया, उसके द्वारा ऐसे अनेक कार्यक्रम संचालित किए। तो ये वन संरक्षण के विभिन्न प्रयास आपको बताए गए। इसके पश्चात
वनों पर आधारित उद्योग। वनों पर आधारित अनेक उद्योग हैं, जिसमें प्रमुख हैं नंबर 1 कागज उद्योग, दूसरा खेल उपकरण उद्योग, तीसरा टारपीन तेल उद्योग, तेल एवं दूध उद्योग, चौथा जो प्रमुख है माचिस उद्योग, पांचवा आपका आता औषधि उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग, भैया बहनों कागज उद्योग हम सभी जानते हैं, जो कोमल लकड़ियां होती हैं, कोमल लकड़ियों वाले वृक्ष होते हैं, जैसे केला हुआ, यूकेलिप्टस हुआ, पॉपुलर हुआ, बांस हुआ, इन सब घास हुआ, इन सब से कागज और दफ्ती बनाया जाता है, जो वनों पर आधारित उद्योग है। खेल उपकरण उद्योग ऐसे अखरोट के पेड़ हुए, ऐसे टीक के पेड़ हुए, अखरोट, टीक, पॉपुलर, यूकेलिप्टस से खेल के उपकरण बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त टारपीन तेल एवं गोंद के उद्योग, ऐसे अनेक वृक्ष पाए जाते हैं जिनके तेल से टारपीन का तेल बनाया जाता है। ताड़ का वृक्ष है, ताड़ के तेल से टारपीन का तेल निकाला जाता है। और गोंद उद्योग भी वनों पर आधारित उद्योग है। माचिस उद्योग, पॉपुलर का जो वृक्ष होता है, यूकेलिप्टस का जो वृक्ष होता है, उससे माचिस का निर्माण किया जाता है। औषधि उद्योग, औषधियों का निर्माण भी, अनेक ऐसे औषधीय पौधे हैं, जैसे हमारे घरों में भी तुलसी, एलोवेरा और गिलोय और चिरायता, और आपका एक चीज और बता दें कि हिमालयी यव हिमालय पर पाया जाता है। यव एक वृक्ष है जो हिमालयी यव यह विश्व में कहीं नहीं पाया जाता, केवल हिमालय पर पाया जाता है। इससे कैंसर जैसे रोगों के लिए, कैंसर इतनी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसे रोगों के लिए दवा तैयार की जाती है। तो औषध निर्माण में भी वनों का एक प्रमुख योगदान है, और औषधियों के निर्माण के लिए वनों का प्रयोग किया जाता है। तो भाई बहनों, आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जिससे अगला वीडियो जो मैं जारी करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस जो ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया, जो ये आज का प्रकरण आपका 5 बिंदु पढ़ाए गए, इन 5 बिंदुओं को नोट करके अपनी कॉपी में, किताब की सहायता से इसको नोट्स तैयार करिए, आगे आपके काम में आएंगे परीक्षा में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।